वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन का लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो करने जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। यानी श्वसन यानी जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, मतलब सांस लेना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे कि सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। यानी कि हम लोग में जो रक्त परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण का अर्थ होता है ब्लड का पूरे शरीर में दौड़ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि सजीवों के शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है उसके लिए ऑक्सीजन क्या है, जरूरी है। और शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। यानी शरीर को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, श्वसन से प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि हम श्वसन क्रिया करते हैं, उसी दौरान हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अर्थात वृहत रूप से, वृहत यानी होता है बड़ा, तो बड़े रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, ठीक है। यानी श्वसन क्या, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कौन सा प्रक्रिया, तो जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। अतः इस कारण श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है। यानी इसी कारण श्वसन जो उस सजीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। तो पहला का आंसर हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि श्वसन की परिभाषा लिखें। यानी श्वसन का क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि जब हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखिए इसको रटने का प्रयास आप लोग ना करें, हम तो कहेंगे कि इसको आप समझिए, क्योंकि समझा हुआ इंसान जीवन भर याद रखता है। तो कह रहा है कि जब हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी वातावरण से हम क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो अब देखिए जब ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण किए तो कहीं तो पहुंचेगा ना, तो कहाँ पहुंचता है, तो हमारे शरीर के कोशिका में पहुंचता है। तो जहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में, मतलब देखिए पहला क्या हुआ कि हम वातावरण से ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन लेंगे तो कहीं तो पहुँचेगा, तो कहाँ पहुँचता है, हमारे कोशिका में पहुँचता है। अब कोशिका में पहुँचता है तो क्यों पहुँचता है, उसका कुछ तो उपयोग होगा। तो उसका उपयोग क्या, कोशिकीय ईंधन, ठीक है। कोशिकीय ईंधन के रूप में विशिष्ट एंजाइम, विशिष्ट यानी खास, एंजाइम यानी जान ही रहे रासायनिक पदार्थ, ठीक है। तो विशिष्ट एंजाइमों यानी खास एंजाइमों की उपस्थिति में यानी मौजूदगी में जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि जब हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, कोशिका में पहुँचा। तो जहाँ उस ऑक्सीजन से किसका उत्पादन होता है, तो जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कहने का मतलब ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखिए ऊर्जा का जब उत्पादन होगा तो कुछ तो बनेगा, तो जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है तो साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी इस पूरे क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी इसमें पहला क्या था कि वातावरण से हम क्या किए, ऑक्सीजन ग्रहण किए, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रहण किए तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, कोशिका में पहुँचा। तो कोशिका में क्या हुआ, ऊर्जा का उत्पादन हुआ। अब जो ऊर्जा का उत्पादन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर निकल गया। इसी क्रिया को तो श्वसन कहते हैं। देखिए कितना आसान था। तो इसको रटने का प्रयास नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही सरल है। कहता है कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। यानी कि जो अभी हमने श्वसन का जो परिभाषा देखा, डेफिनेशन देखा, उसको हमको समीकरण से दर्शाना है, ठीक है, समीकरण के रूप में दर्शाना है।
तो समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे कि C6H12O6, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका है, ग्लूकोज का। उसके बाद 6O2, O2 जान ही रहे ऑक्सीजन का। तो कह रहा है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है। एंजाइम भी रहता है, इसलिए एंजाइम ऊपर लिखा हुआ है। तब क्या बनता है, यानी ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभी पहले पढ़ा ना हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद जल बनता है और उसके बाद ऊर्जा मुक्त होती है। तभी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ऑक्सीजन जो है, मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, तो टूट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद जल बनाता है और उसके बाद ऊर्जा बनाता है। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 6, यहाँ 6, यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा जो आप समीकरण देख रहे हैं ये संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। यानी ये जो समीकरण आप देख रहे हैं यहाँ, ये कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि समीकरण जो है 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है, देखिए पहले समझ लीजिए, इसको जो है ना, इधर का जो भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं अभिकारक, और इधर जो बना इसको बोलते हैं प्रतिफल, ठीक। तो अभिकारक और प्रतिफल में जो तत्व का परमाणु का जो संख्या होता है वो समान होता है, बराबर होता है, उसको बोलते हैं संतुलित। अगर बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे असंतुलित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न कहता है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जो यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है विखंडन यानी टूटना। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो किन किन यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यू वर्ड आता है, यौगिक। तो यौगिक आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए सबसे आसान भाषा में कहें तो तत्वों के समूह को यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तत्वों के समूह को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलता है, यानी कि जब जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो जल जो बना, जल जो हमारा बना, जल क्या हो गया, यौगिक। जल क्या हुआ, यौगिक, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार बोलता है कि जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक यानी पूरी तरह नहीं टूटता है, पूरी तरह नहीं टूटता है, ठीक है, आंशिक विखंडन होता है उसका। तो कौन सा यौगिक बनता है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण यानी विखंडन से पायरुवेट बनता है, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल बनता है या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज जो है जब पूरी तरह नहीं टूटता है तो क्या बनता है, पहला तो पायरुवेट बनता है, दूसरा इथेनॉल बनता है, तीसरा लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। यानी देखिएगा कि जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी काम लगातार करते हैं तो हमारे पेशियों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो क्यों होता है दर्द, ठीक है, उसी को हम यहाँ समझेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब हम लगातार दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यानी देखिए जब हम दौड़ते हैं तो देखते हैं ना, सांस तेजी से लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन का कमी होगी। यानी जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होता है। तो ऑक्सीजन के कमी होने के कारण क्या होता है कि हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी पायरुवेट से किसका निर्माण होता है,
लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, पायरुवेट से किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल के अधिक मात्रा में संचय होने से दर्द उत्पन्न होने लगता है। यानी बोल रहा है कि हमारे जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का तो कमी होने लगता है, तो ऑक्सीजन का जब कमी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरुवेट किस रूप में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, संचय हो जाता है, जिसके कारण हम जब भी दौड़ते हैं, लगातार दौड़ते हैं तो दर्द उत्पन्न होने लगता है। यानी समझ गए? यानी सीधा सीधा इसका आंसर यही हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, यानी लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण, हमारे पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण दर्द जो है उत्पन्न होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? यानी जो किण्वन होता है किस प्रकार का श्वसन है और कहाँ होता है? तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जो ईस्ट में होता है। यानी किण्वन कैसा श्वसन है? तो अवायवीय श्वसन है। आप कहिएगा कि किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो किण्वन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, इसलिए क्या है? अवायवीय श्वसन है। और जो कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि यह करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। यानी जो हमारा ट्रैकिया है उसका लंबाई कितना? 11 सेंटीमीटर, जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर का होता है। और इसका व्यास कितना होता है? 16 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में होता है। और इसका व्यास जो है 16 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, और इसकी पतली दीवार को, यानी जो ट्रैकिया है उसकी दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी ट्रैकिया के दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए उपास्थि जानते हैं? सॉफ्ट बोन, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे हमारा कान का जो होता है, कान का बाह्य भाग, वो क्या है? कार्टिलेज है। क्या होता है? वो सॉफ्ट बोन है। ठीक है, तो उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। यानी ट्रैकिया के दीवार को मजबूती देने के लिए कौन होता है? तो उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। अपूर्ण वलय यानी समझ रहे? इनकम्प्लीट रिंग। वलय, अपूर्ण वलय। देखिए अपूर्ण वलय का मतलब है कि सी आकार का होता है। किस आकार का होता है? सी आकार का, ऐसे ऐसे होता है। इसी को हम लोग अपूर्ण वलय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैकिया के पूरा लंबाई में सजा होता है। ठीक है, ट्रैकिया के पूरा लंबाई में सजा होता है। ये वलय, यानी ये जो वलय होते हैं, ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकता है। यानी इस वलय जो है इसका काम क्या है? तो ट्रैकिया से जब हवा निकल जाता है तो पिचक जाएगा ना, तो उसको पिचकने से रोकता है। यानी इसका काम क्या है? कि ट्रैकिया को पिचकने से रोकना, ट्रैकिया को पिचकने से रोकता है। देखिए जब ट्रैकिया पिचक जाएगा तो हमारा दम घुटने लगेगा, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए यह क्या होता है? अपूर्ण वलय होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे कि मछलियों में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं।
मछलियों में जो गिल्स होते हैं वो दो समूह में, दो ग्रुप में पाए जाते हैं, और गिल्स के प्रत्येक समूह, गिल्स का जो समूह है मतलब जो गिल्स है उस सिर के पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है किनारा, ठीक है, यानी सिर के किनारे भाग में, सिर के पार्श्व यानी किनारे भाग में आँख के ठीक पीछे, आँख जो होता है मछली का आँख उसके ठीक पीछे स्थित होते हैं। यानी गिल्स कहाँ स्थित होता है, तो सिर के पार्श्व यानी सिर के किनारे और आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है, मानव शरीर की कौन सी रचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। यानी मानव का, यहाँ मनुष्य का बात हो रहा है, मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो मिल करके श्वसन अंग का निर्माण करती है। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानव शरीर की निम्नलिखित संरचनाएं मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, अब कौन कौन सी संरचनाएं हैं जरा उसका नाम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र यानी नासिका यानी नाक, छिद्र माने छेद, यानी हमारे नाक में जो छेद होता है, पहला वो है। दूसरा बोलता है स्वर यंत्र या लैरिंक्स, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी कहते हैं, कंठमणि कहते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, जहाँ से वोकल कोड, जहाँ से आवाज़ निकलता है ना, उसी को स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहते हैं। उसके बाद श्वास नली या ट्रैकिया है। उसके बाद क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली समझ रहे हैं, अभी हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है श्वास नली या ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। और आगे है फेफड़ा, आगे क्या है, फेफड़ा। यानी ये चार चीज मिल करके मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पहला हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा नासिका छिद्र, उसके बाद स्वर यंत्र या लैरिंक्स, तीसरा श्वास नली या ट्रैकिया, और चौथा क्या था, तो चौथा था फेफड़ा, लंग्स जिसको बोलते हैं। आगे देखिए ये हमारा जो है अंतिम प्रश्न है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर एंड नोट्स जो है आपको मिलते रहता है, तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि श्वसन की दो अवस्थाएं, यानी श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी श्वसन का दो अवस्था है, श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास, माने श्वसन की दो अवस्थाएं होती है, पहला ये प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास, ये मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यानी प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास जो है मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ये हमारा प्रश्न जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने